जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो लोहे की कील है उसका रंग बदल गया है और वो जो सॉल्यूशन है उसका रंग भी बदल गया है। इसी तरीके से जब हम किसी लोहे को खाली छोड़ देते हैं या फिर उसके ऊपर उसको पानी में छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो लोहा है कुछ देर बाद उस पर जंग लग चुकी है। इसी तरीके से जब हम टाइट्रेशन वगैरह करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारे सॉल्यूशन में एक बूंद और एक्स्ट्रा गिरता है वैसे ही हमारा जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है। जो भी मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, इन तीनों एग्जांपल्स में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी कि मैंने इन तीनों एग्जांपल्स में एक शब्द का यूज़ किया, वो था कुछ देर बाद। और इसी कुछ देर बाद को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इस नए चैप्टर में, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। यानी कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इसी कुछ देर बाद को। अगर हम लोग हीरे की बात करते हैं तो हीरे की बात की जाए तो एक बड़ा फेमस है कि हीरा हीरा होता है, मगर हीरा हीरा नहीं होता है। अगर हीरे को छोड़ दिया जाए तो ये कई साल, कई हज़ारों साल बाद अगर हम देखें तो ये ग्रेफाइट बन जाएगा। बट इसको बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा है। यानी पर यहाँ पर जो कुछ देर वाला टर्म है, ये कुछ देर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा है। बट अगर हम लोग बात करते हैं लोहे पे जंग लगने की तो ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसको भी इतना हजारों वर्ष तो नहीं लगते हैं, बट अगर हम लोग लोहे को पानी में डाल के छोड़ दें तो वो उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करके जंग बना लेता है। और ये क्रिया होने में अगर आप 1 घंटे भी पानी में छोड़ देते हो लोहे को तो आप देखोगे कि उस पर जंग लग जाएगा। तो इस प्रक्रिया को होने में भी कुछ समय तो लग रहा है, मगर कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी हैं जो काफ़ी जल्दी हो जाती हैं। जैसे कि हमने टाइट्रेशन में देखा, एक बूंद जैसे ही एक्स्ट्रा गिरा वैसे ही वो तुरंत बदल गया। यानी कि कंपैरेटिवली यहाँ पर बहुत अधिक समय नहीं लगा रिएक्शन होने में। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कुछ लेते हैं और उनकी अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ बनता है। जो हम कुछ लेते हैं उसको कहते हैं हम अभिकारक, और जो कुछ बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। और इस जो कुछ हमने लिया था, जिस यानी कि हमने जो अभिकारक लिया था, उस अभिकारक में जो भी क्रिया होती है उसको कहते हैं रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, और इसी रासायनिक क्रियाओं को होने में कितना समय लगता है या फिर इतने समय बाद कितनी रिएक्शन हो चुकी होगी, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक बलगति में। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक बलगतिकी को। तो अगर रासायनिक बलगतिकी की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पर, जैसे कि मैं हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स मैंने बुक से निकाले हैं जो कि हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद ये पता चलता है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये हर साल एग्जाम में आते रहते हैं। और इसमें से भी अगर कोई एक टॉपिक में एक या दो टॉपिक बोले जो कि आपके एग्जाम में पक्का है कि आएगा, वो है ये 2 टॉपिक, प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया। ये 2 टॉपिक अगर आप तैयार करके चले जाते हो तो ये मान के चलो कि 4 से 5 नंबर तो आप ऐसे ही उठा लोगे। और ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। आप अगर इस वन शॉट को ही पढ़कर जाते हो और इसके बाद एक और वीडियो जो आएगी न्यूमेरिकल्स को लेके, वो ये 2 ही आपको आराम से 6 से 7 नंबर इस चैप्टर के दिला देगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि वेग स्थिरांक है, जो कि लगभग 18, 22, 24, 3 साल आ चुका है। शून्य कोटि की अभिक्रिया बात की जाए तो ये हर ही साल आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा भी है मैंने, 16, 19, 21, 22, 24 आया हुआ है। इसके बाद बात करें प्रथम कोटि अभिक्रिया की, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा आ जाती है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हर साल आता है। बट फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ ईयर लिख दिया है, 16, 18, 22, 24, 25 में भी आया था। और आप विद्या प्रकाशन या फिर किसी और प्रकाशन की बुक वगैरह लेते हो तो उसमें भी आप देख सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर तरीके से ये पेपर में किसी न किसी बार तो आ ही जाता है। चलो भाई, इसके बाद कोटि व आणविकता में अंतर भी पूछा जाता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसके वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और जो कि है अर्धायु की गणना करना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले बेसिक से। तो अभी मैंने बताया कि जब हम अभिकारक लेते हैं और उनकी क्रिया कराते हैं तो उत्पाद बनता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 अभिकारक लिए, उनकी क्रिया कराई, तो हम लोगों को जैसे जैसे क्रिया कराते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग को धीरे 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 कुछ उत्पाद मिलते जा रहा है। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि अभिकारक जो है वो कम होते जा रहा है और कम होते 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 उत्पाद बनाते जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्पाद क्या है, उत्पाद बढ़ रहा है और अभिकारक क्या है वो कम हो रहा है ना। जैसे कि लोहे पर जब जंग लगती है तो हम देख सकते हैं कि मान लो ये लोहा है और ये हमने इसको हवा में खुला छोड़ दिया, तो हम देखते हैं कि ये जो लोहा है ये धीरे धीरे इसके ऊपर जंग लगनी शुरू हो जाती है। तो जंग जो है वो हम कह सकते हैं उत्पाद है। और ये जो लोहा है वो असल लोहा तो गायब हो गया है ना, वो क्या बन गया, वो रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जंग है वो उत्पाद है और जो लोहा था वो अभिकारक था। अभिकारक कम होते गया और जंग बनते गया, मतलब उत्पाद बढ़ते गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिकारक कम हो रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है। धीरे धीरे करते 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 पूरा लोहा जो है वो खत्म हो जाएगा, पूरा लोहा क्या है, जंग बन जाएगा। हालांकि इसमें तो बहुत लंबा समय लगेगा अगर खाली छोड़ दिया जाए, मगर अगर इसको पानी वानी में छोड़ दिया जाए तो और जल्दी क्रिया होगी। खैर, हम ये अब इतना समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर जो है वो बराबर होती है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के। अभिकारक की, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में कमी की जो दर है वो बराबर है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के। अब यहाँ पर हमने एक नया टर्म ले लिया कि मैंने तो कहा था कि अभिकारक में कमी हो रही है, बट यहाँ पर हमने सांद्रता वर्ड जोड़ लिया और दर भी जोड़ लिया। दर का मतलब होता है समय के सापेक्ष। नहीं समझ में आ रहा है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि दर का मतलब भाग दे दो टी से। ठीक है, जो समय है उससे भाग दे दो, दर निकल जाएगा। अगर हमको अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर निकालना है तो अभिकारक मान लो x है तो ऐसे कर देंगे और नीचे t लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें कमी की दर। और क्योंकि कमी हो रहा है तो हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, माइनस चिन्ह लगाया और भाग दे दिया t से, तो हमारा दर कमी की दर निकल गई। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर बराबर होती है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के। ठीक है, और इसी को कहते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बराबर होती है उत्पाद में कमी और अभिकारक में कमी और उत्पाद में वृद्धि की दर से। और एक समय आता है जब पूरा अभिकारक खत्म हो जाता है और उत्पाद बन जाता है ना, ऐसा ही होता है। कुछ रिएक्शन में नहीं भी होता है, उसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि अभिकारक कम हो रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है। तो इसको अगर ग्राफिकली दिखाना हो तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, ये रहा हमारा टाइम और ये रहा हमारा सांद्रता, इस समय अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है। यानी कि पहले अभिकारक की सांद्रता कुछ थी, पहले कुछ थी मतलब कि जीरो तो नहीं थी, यहाँ पर जीरो है, सांद्रता कुछ यहीं पर आसपास में होगी, मान लो यहाँ पर थी सांद्रता, और फिर धीरे धीरे वो कम होते गई, है ना, समय बीतते बीतते वो कम होते गई और इस तरह से हो गई। या फिर थोड़ा सही बना दूं मैं ताकि थोड़ा आगे मैं समझा सकूं, कुछ इस तरीके से हो गई। ठीक है, और हम देख रहे हैं उत्पाद की जो सांद्रता है वो बढ़ने लगी। तो उत्पाद पहले कितना था, पहले तो अभिकारक मतलब क्रिया हुई नहीं थी, तो उत्पाद क्या था, पहले तो जीरो था, तो पहले उत्पाद जीरो था, धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 ये। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्पाद का ग्राफ और ये हो गया हमारे अभिकारक का ग्राफ। अभिकारक यहाँ कम हो रहा है,
उत्पाद यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग एक लेवल और आगे जाने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने बस ये ग्राफ देखा और इस चीज़ को देखा। अब जो आगे मैं बताने जाने वाला हूँ उसके बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो है कि अगर हमको किसी चीज़ की सांद्रता लिखने को कहा जाए, मान लो हमको कह दिया जाए पी की सांद्रता लिखो, पी की सांद्रता लिखो, तो हम लोग ऐसे करेंगे डब्बा और उसके अंदर पी लिख देंगे। तो इसके इस तरह से इस डब्बा बना के हम लोग सांद्रता को जो है निरूपित करते हैं। ठीक है, चलो भाई, अगर मान लो हमसे कह दिया जाए आर की सांद्रता बताओ, तो हम आर लिखेंगे, डब्बा बना लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि हमारे पास कुछ आर था, या फिर मान लो हमारे पास ए था और हमारे पास बी था, क्रिया किया और सी बन गया। ठीक है, हमारे पास ए था, हमारे पास बी था, ये दोनों क्रिया किए और सी बना दिए। अब हमसे अगर कहा जाए कि इसमें ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता में कमी की दर लिखो। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर लिखो, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि मैंने दर के बारे में क्या बताया है, दर के बारे में बताया है कि बटे में टी से भाग कर दो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग टी से भाग तो करेंगे ही, साथ ही डी भी लगा देंगे। डी क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझना है तो ये बता ही देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ऊपर एक्स है, नीचे टी है। अगर हम ऊपर लिखते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन में डेल टी। ये जो है ये थोड़ी सी बड़े वैल्यू के लिए होता है। मान लो x2 और x1, ये मान लो ये 10 है और ये 9 है, तब हम इस तरह से लिखते हैं। बट मान लो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 0.1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 0.11, तो ये काफ़ी करीब की वैल्यू नहीं लग रही हैं, लग रही हैं। तो हम लोग जब इस चीज़ बहुत ही छोटी चीज़ों को दिखाते हैं तो हम लोग लिखते हैं डी, जो डेल्टा है इसी को डी परिवर्तित कर देते हैं, डी एक्स अपॉन में डी टी। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी दर जब लिखने जाएंगे तो हम लोग डेल्टा का प्रयोग ना करके डेल का प्रयोग करेंगे, यानी कि डी का प्रयोग करेंगे, डेल नहीं डी का प्रयोग करेंगे, है ना। तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर हमारे पास क्या हो जाएगी, डी ए की सांद्रता अपॉन में डी टी। क्योंकि ये कम हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे, फिर लिखेंगे बराबर इसकी कमी ए की कमी ये, बी की कमी ये, कमी हो रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस। तो ये हमारे पास हो गया अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर। ठीक है, हमने कहा है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी की जो दर है वो बराबर होती है उत्पाद की सांद्रता में कमी की दर के, वृद्धि में दर के, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि मतलब कि सी हमारे पास क्या है, उत्पाद है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी सी अपॉन में डी टी। अच्छा, ये क्या है, सांद्रता, मैंने बताया ना यहाँ पर सांद्रता। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये बढ़ रहा है, माइनस का मतलब कि ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है यहाँ पर, इसलिए प्लस लगाएंगे, प्लस लगाना लगाना एक बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका मैथमेटिकल रूप। ठीक है, इतना तक तो सब भी सही, तब भी सही था। ये जो चीज हमने लिखी है ना, इसको कहा जाता है अभिक्रिया का दर। तो ये हमारे पास हो गया अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, अगर हम आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं कि आप इसकी अभिक्रिया की दर लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे
H2 यानी कि डी बाई डी टी H2 की सांद्रता इज इक्वल टू, क्योंकि कमी हो रहा है अभिकारक है तो माइनस डी Cl2 बटे डी टी, और ये बराबर हो जाएगा HCl डी बाई डी टी ऑफ HCl की सांद्रता में वृद्धि। अब यहाँ पर एक टर्म बचता है ये दो का क्या होगा? तो ये दो यहाँ पर ऐसे दो नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग बटे में लिखते हैं, 1/2, यानी कि यहाँ पर जो भी रहेगा उसका उल्टा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ पर जो भी रहेगा इसके आगे जो भी रहेगा वो उल्टा करके आगे लिख दिया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, मान लो हमारे पास एग्जांपल है 2a + 3b इज इक्वल 3b गिव्स दैट 3c। ठीक है, ऐसा मान लो कोई अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करी जाएगी, ये 2 है तो 1/2 माइनस डी ए की सांद्रता अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, ये क्या है, 2a की सांद्रता में कमी की दर है। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 1/3 माइनस डी बी की सांद्रता में कमी अपॉन में डी टी, ये बराबर हो जाएगा 3 है 1/3 सी की सांद्रता अपॉन में डी टी। तो ये हो गया हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स इस चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के, और ये एग्ज़ाम में भी आता है। चलिए एक पुराने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो भाई, तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ, तो इसको हम लोग करते हैं। उसके पहले एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ इस चीज़ का, कि अगर हमारे पास मान लो अभिकारक R है और वो प्रोडक्ट P बना रहा है, तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि माइनस का डी R बाई डी टी बराबर होगा डी P बाई डी टी के। ठीक है, उसी तरीके से इसका हम लोग करेंगे। तो इसका करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अभिकारक है तो पहले ही माइनस लिख दो, और A है तो डी ए बाई डी टी, और क्योंकि 1/2 है तो 1/2 जो है इसका उल्टा करके लिखेंगे। जब 2 था तो हम 1/2 लिख दिए थे, यानी कि 2/1 का उल्टा 1/2। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर दिया है 2, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हो, अपने मन से 1 लिख सकते हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, तो हम ये लिखते थे 1/2, बट अगर 1/2 ही लिखा हुआ है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 ही लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके वृद्धि की दर के, यानी कि सांद्रता में वृद्धि मतलब कि डी बी अपॉन में डी टी, और क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो जाएगा इसका उल्टा। क्या यहाँ पर माइनस लगाएंगे? नहीं, अब माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये उत्पाद है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। चलो भाई, तो एक और पीवाई को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को दिया है कि a + b गिव्स दैट 2c। यहाँ पर a के विघटन की दर जो है वो 2 × 10⁻³ है, तो c के बनने की दर बताइए। अगर आप इसको कर सकते हैं तो खुद से करिए, नहीं तो मैं तो बता नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग को दिया है क्या, दिया है a के विघटन की दर। a के विघटन मतलब a के विघटन की दर दी हुई है। विघटन की दर मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं। वो क्या दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ तो हम लोग को निकालना है C के बनने की दर, यानी कि जो C है उसके बनने की दर निकालना है। हम लोगों ने अभी पहले क्या पढ़ा है कि जो ये पूरा समीकरण है इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, भैया, हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस का डी ए बाई डी टी, ये बराबर होगा माइनस का डी बी बाई डी टी, ये बराबर होगा डी सी बाई डी टी के, और क्योंकि इसके सामने 2 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा हम लोग इसके सामने लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पता क्या क्या है, एक तो हमको ये पता है और एक हमको ये निकालना है
इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमको। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि a इज इक्वल टू सी है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये इज इक्वल टू ये है, तो मैं आगे ये भी कह सकता हूँ कि माइनस का डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी अपॉन डी टी अपॉन डी टी। तो इसका मान तो हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका मान हम लोग लिख लेंगे, है ना। अच्छा भैया, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक कर दी। मिस्टेक, अच्छा ये मिस्टेक होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि माइनस का डी ए अपॉन में डी टी बराबर ये है, माइनस का डी ए अपॉन में डी टी बराबर ये है, तो ये एक्स्ट्रा माइनस कहाँ से आ गया। हमने ये कहा कि माइनस का सी बराबर 5 है, और कोई हमसे पूछे कि माइनस का सी प्लस 1 बराबर क्या होगा, तो हम माइनस के सी का मान क्या रखेंगे, 5, ना कि -5, क्योंकि माइनस के सी इस पूरे का मान 5 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। तो जो पूरे का मान है हम लोग वो रखेंगे, क्वेश्चन में माइनस अपने से नहीं लगाएंगे, मतलब ठीक है। चलो भैया, क्वेश्चन में माइनस अपने मन से नहीं लगाना है, ये मिस्टेक हो जाती है अक्सर। चलो भाई, तो इस पूरे का मान हमको दिया हुआ है वो, और 1/2 इंटू डी सी बाई डी टी। अगर हम लोग इसको इधर ला दें, 2 को इधर ला दें, तो इसका मान ही तो पता करना है हमको। इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन में डी टी का मान उत्पाद में, उत्पाद के सी के बनने की दर, यानी कि डी सी अपॉन में डी टी का मान हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू 10⁻³ मात्रक जो लिखा है वही लिख दो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप लोग को बताता हूँ मैं एक राज की बात। राज की बात यह है कि हमने अभी तक जो पढ़ा कि माइनस का डी आर, अगर मान लो आर से पी बन रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस का डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी के। इसको हम लोग क्या कहते थे, अभिक्रिया की दर, की दर। इसको हम लोग अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं। इसको हम लोग अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं। तो यानी कि ये जो चीजें हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, ये सब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया का वेग। यानी कि हमसे कोई अभिक्रिया का वेग पूछे तो हम लोग उसको ये लिख कर देंगे, या फिर ये लिख कर देंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो बराबर होता है अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर से और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के, ठीक है। अभिक्रिया का वेग मतलब चाल, है ना, चाल को ही वेग कहते हैं, बस एक थोड़ा सा अंतर होता है, वेग में दिशा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग चाल ही एक तरीके से चाल मान के चलते हैं कि जो है, जो जैसे जंग लग रहा था हम लोग के मेटल पर, तो वो भी तो एक दर से लग रहा था ना, कि अभी समय t बराबर 0 है, समय इतना है, 1 घंटा 30 मिनट बाद यहाँ जंग लग गया, मतलब कि इतनी अभिक्रिया हो गई, तो कुछ परिवर्तन हुआ ना, तो इसी को हम लोग वेग कह रहे हैं, है ना। और अब हम लोग देखेंगे कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि मान लो लोहे पर जो जंग लग रहा है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और ये एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो पहले कारक जो हम देखेंगे, कारक मतलब कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण अभिक्रिया का वेग घट या बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग अभिकारक जो होता है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अगर हम अभिकारक की संख्या को बढ़ा दें, अगर हम अभिकारक ज़्यादा ले लें, है ना, पहले हम लोग इतना ले रहे थे, फिर हम अभिकारक इतना ले लिए, तो इतना अभिकारक लेने पर क्या होगा, जो अणुओं के बीच टक्कर बढ़ जाएगा,
और अभिक्रिया और तेजी से होने लगेगी, यानी कि सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। ठीक है, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर वेग बढ़ा रहे हैं मतलब कि सांद्रता बढ़ा रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, वेग बढ़ रहा है। सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ रहा है, सांद्रता घटाने पर वेग घट रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब तो ये भैया ये हो गया, समानुपाती है वेग के। अब आते हैं दूसरे टर्म पे। दूसरा जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है वो है तापमान। अगर हम तापमान को बढ़ा देंगे तो गर्माहट के कारण अभिक्रिया और जल्दी से होगी, है ना। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जा रहा है, यानी कि तापमान भी समानुपाती है वेग के। तीसरा दबाव, दाब। अगर हम दाब भी बढ़ा दें तो अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगेगी, है ना। तो यहां पर दाब भी समानुपाती है वेग के। तो प्रभावित करने वाले कारक एग्जाम में पूछ देता है तो आप लोग ये पॉइंट्स को लिख कर आ जाना, आराम से फेंक के नंबर देगा। ये टॉपिक लिखना और बस एक लिख देना नीचे कि अगर हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। फिर लिखना तापमान, फिर तापमान के बाद लिखना कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बस ये चीज़ लिख कर आना है, आपको नंबर मिल जाएगा। चलो भाई चौथा टर्म देखते हैं। हमने अभी तक देखा अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ रहा है, तापमान बढ़ाने पर वेग बढ़ रहा है और दाब बढ़ाने पर। एक और टर्म यहाँ पर आता है उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक जो होता है, मान लो हमारे पास ये ए है, यहाँ पर ये बी बन रहा है, ठीक है। ए से कुछ अभिक्रिया कराएं, मान लो ए का अभिक्रिया बी से करा रहे हैं, ठीक है, तो हमको सी मिल रहा है। ए की अभिक्रिया बी से कराने पर सी मिल रहा है। मान लो हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा केमिकल डाल दें, है ना, मान लो हम इसमें डाल दें KMnO4। अगर हम इसमें KMnO4 डाल देंगे तो ये अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगेगी। बट KMnO4 डालने पर ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, बस अभिक्रिया को तेजी प्रदान करेगा। और जो अभिक्रिया को तेजी प्रदान कर रहा है यही है हमारा उत्प्रेरक। यानी कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, परंतु अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन का कार्य कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य कर देते हैं। तो अभिक्रिया उत्प्रेरक भी क्या हो गया? उत्प्रेरक वेग बढ़ाता है, ठीक है। या फिर केवल उत्प्रेरक ही लिखो। आप इसको डिटेल में जब लिखोगे कि उत्प्रेरक का उपयोग से अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। मैं बस प्रेर लिख दे रहा हूँ बस। चलो भाई, तो हमारे पास ये 4 कारक हो गए। एग्ज़ाम में ये चीज़ आई थिंक नहीं, मेरे एग्ज़ाम में दूसरा आया था, ये मेरे एग्ज़ाम में नहीं था, मेरा दूसरा आया था। तो भैया ये एग्ज़ाम में आता रहता है जनरली, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, ये पढ़कर जाना है। उसके अलावा ये जो चीज़ है इसको भी पढ़कर जाना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग का है जो कि है ये टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसी को हम लोग डीप में अब आगे पढ़ेंगे कि अभिकारक की सांद्रता समानुपाती है वेग के। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अभी तक वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया कुछ समझ में नहीं आया है, तो एक चीज़ बस आप समझ लो कि अगर आपको कोई कह देता है कि अगर आपके पास 2a + 3b = 3c है और इसको अगर आपको लिखना है, इसकी दर लिखनी है, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 dA/dt = 1/3। इसको माइनस माइनस दोनों तरफ लगा देंगे क्योंकि अभिकारक है, और dB/dt ये हो जाएगा 1/3c, ठीक है। इतना आपको बस पता होना चाहिए। अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए, मैं पढ़ाक से रिवाइज कर देता हूँ जो मैंने पढ़ा है अभी तक। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिखते हैं। अभिक्रिया को दर को अगर लिखना होता है तो लिखते हैं दर को लिखते हैं हम लोग किस तरीके से, -d/dt ऑफ अभिकारक, माइनस मत लिखो अभी के लिए, अभिकारक = उत्पाद, है ना, dt, इस तरह से लिखते हैं। और ये जो टर्म हमारे पास आता है इसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया का वेग भी,
है ना। इसी को हम लोग अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं। परंतु अभिक्रिया का वेग नियम जो है वो कुछ और कहता है। अभिक्रिया का वेग नियम बताता है कि हम लोग अभिक्रिया का वेग को एक और प्रकार से लिख सकते हैं। अभिक्रिया के वेग नियम के अनुसार हम अभिक्रिया का जो वेग है उसको लिखने के लिए कुछ टर्म्स का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई अभिक्रिया है, NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2 है। अब जो एकदम बैल बच्चा होगा जो साल भर अपने प्रेमिका के साथ बात करके अपने समय को बर्बाद किया होगा, उसको नहीं समझ में आएगा कि NO क्या है, O2 क्या है, NO2 क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि बस जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी कॉपी में लिख के रट्टा लगा ले। और बाकी जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए तो ये हुई है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग को लिखना होता है तो हम वो कैसे लिखते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। अगर हमको अभिक्रिया दी हुई है ये, और हमको लिखना है इसका वेग, और बोल रहा है कि वेग नियम के अनुसार वेग लिखो। अभी मैं बताऊंगा वेग नियम के अच्छे से, बस मैं अभी ऐसे ही ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हमको कहता है इसका वेग लिखने के लिए, तो वेग हम लोग किस तरह से लिखते हैं, हम लोग इसका वेग लिखते हैं, मैं ढंग से लिखूँ भाई, वेग। अगर हमको कहता है इसका वेग लिखने के लिए, तो हम लोग इसका लिखते हैं वेग। NO है तो पहले तो समानुपाती होगा ये इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता के, NO इंटू O2 की सांद्रता के, और इसके ऊपर एक x या y, x और y लिख देंगे। सांद्रता लिखेंगे, उसके ऊपर कुछ घात में लिखेंगे। ये जो घात में लिखा जाता है ये हम लोग को कौन बताएगा क्या लिखना है, ये हम लोग को बताएंगे साइंटिस्ट लोग। साइंटिस्ट लोग अभिक्रिया करते हैं और उसके ऊपर जो घात लिखना होता है ना वो हम लोग को बता देते हैं, है ना। हालांकि जनरली हम लोग देखते हैं कि इसके आगे जो नंबर होता है ना वही हम लोग ऊपर लिख देते हैं जनरली, है ना। ऐसा होता नहीं है, बट जनरली हम लोग देखते हैं कि इसके आगे जो एक नंबर होता है उसी को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो अगर हम लोग को यहाँ पर x और y की जगह पर कुछ लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो NO के आगे क्या है 2 है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा 2, O2 के आगे क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है भाई, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से बताऊंगा इस चीज़ को। चलो भाई वेग हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने बोला है कि जब समानुपाती हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है और एक कांस्टेंट आ जाता है के, या फिर कुछ और कांस्टेंट, है ना। तो अभी हम लोग जो कांस्टेंट है उसको हम लोग कहेंगे के। माना जो कांस्टेंट आया है उसको हम लोग के लिख देते हैं, के NO, ऐसे करो 2 लिखो, ऐसे करो O2 लिखो, ऊपर 1 लिख दो। सब कुछ मैंने ऊपर हिस्सा उधार दिया है, बस यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह हटाया उसके जगह पर के लिख दिया है, ठीक है। अब यहीं पर बहुत सारी कहानी हम लोग को समझ में आ जाती है। ये हमने क्या किया है, हमने वेग नियम के अनुसार एक अभिक्रिया का वेग लिख दिया है, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके ऊपर 2 है और 1 है। अगर हम लोग जो सांद्रताएं हैं ये, अच्छा NO है ऐसे करके लिखा है, तो हम क्या क्या जान रहे हैं, हम जान रहे हैं NO की सांद्रता। अगर हमसे कोई बोलेगा कि तुम O2 की सांद्रता को कैसे व्यक्त करोगे, तो हम लोग कहेंगे ऐसे 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 व्यक्त करेंगे, ठीक है। चलो भाई तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर है ये क्या है, ये NO की सांद्रता क्योंकि डब्बे बंद है, और ये O2 की सांद्रता है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स को हमने बताया कि भैया ये वेग नियम के अनुसार है। अब अगर हम 2 और 1 को जोड़ दें, यानी कि वेग नियम के अनुसार जब हम अभिक्रिया को लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, और वहाँ पर जो अभिकारक लिए गए हैं उनकी जो सांद्रताएं हैं, उन सांद्रताओं के घात जो हैं, उन घातों को हम अगर जोड़ देते हैं, तो घात को जोड़ने पर, यानी कि ऐसे लिखो, घातों को जोड़ने पर हमारे पास आती है एक कोटि, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा अच्छे से, बस मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे उड़ना है आपको, ठीक है। चलो भाई इसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। किसको कोटि कहते हैं, घात जो है हमारे पास सांद्रताओं की जो घात है उसको जोड़ने पर जो आता है उसको कहते हैं हम लोग कोटि, ठीक है। तो यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगी 3, है ना। 2 + 1 = 3। क्यों 2 + 1, क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3 होता है ना। चलो भाई अब यहाँ पर एक और टर्म आता है ये के। इस के को हम लोग कहते हैं स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक, कौन सा स्थिरांक, तो इसको हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक, ठीक है। या वेग व्यंजक, ठीक है भैया। चलो भाई हमने वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से लिखा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा, के आया, NO2 के ऊपर जो है ये जो 2 और 1 है इसको जोड़ने पर जो आता है उसी को हम लोग कहते हैं कोटि। जो ये घात है क्या ये हम लोग को पता होता है, तो हम लोग को पता नहीं होता है, ये साइंटिस्ट निकाल कर देते हैं, है ना। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो तत्व है या फिर जो यौगिक है
मतलब यौगिक ही रहता था तो थोड़ी रहेगा। यौगिक जो है उसके आगे का जो अंक होता है वही हमारा घात बन जाता है सामान्यतः देखने पर, बट बहुत सारे जगह ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है वैज्ञानिक निकाल कर देंगे। ठीक है, यही जो कोटि है इस पर हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगर 3 है तो 3 तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अगर इन दोनों को जोड़ने पर, मान लो यहाँ पर आता है 0 और 0 रहता है, तो 0 और 0 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास कोटि क्या हो जाता है 0, तो हम लोग पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर उसको और उसको जोड़ने पर 1 आता तो हम लोग पढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसको उसको जोड़ने पर 2 आता तो हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और हमारे जो पूरे चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब देखते हैं हम लोग परिभाषा पर, और अब पढ़ते हैं हम लोग इस चीज को डीप में। लो भैया, तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंटवा जो है वो लिख दिया है। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है, या फिर अगर अच्छा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग नियम लिखने को आ जाता है तो मैं इसको लिखता हूँ इंपॉर्टेंट। जो एकदम बैल वाले आदमी हैं, मतलब बैल नहीं हो तुम, बट कुछ लौंडे ऐसे होते हैं जो मतलब पूरे साल भर एकदम वही अपनी माशुआ के पीछे पड़े रहते हैं। मेरे बहुत सारे, मेरे खुद के भी दोस्त हैं, साल भर इंस्टाग्राम पर स्टोरी लग रहा है कि यार मतलब तुम्हारे बिना मैं अपना जान दे दूंगा तुम्हारे बिना, और ये वो तुम्हारे लिए मैं चांद तोड़ा ला दूंगा, और हमारी आशिकी भी बहुत दीवानगी होती है, ऐसे वैसे करके माँ स्टोरी लगता है। फिर हो जाता है ब्रेकअप, और उसके बाद लोग जो है कि टकला मुड़वा लेते हैं और क्या क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे खुद के भी दोस्त लोग मैं देखता हूँ। तो इसलिए साल भर तो लोग पढ़ते हैं नहीं, अंतिम में आते हैं और गोबर कर देते हैं। इसलिए जिस भी चीज़ों पर मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो। तो अगर आपको लिखने को आता है वेग नियम, तो आपको लिखना है कि अच्छा लिखना है तो रट्टा तो मारना नहीं है। हालांकि रट्टा तब मारना जो समझ में नहीं आएगा। मैं पहले समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को कोई अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। अभिक्रिया मैंने जैसे बताया कि 2NO + O2 = 2NO2, तो ये तो आपको याद रहेगा है नहीं, तो अभिक्रिया का एक प्रकार टाइप लिख दोगे आप। ठीक है, तो माना अभिक्रिया इस तरह से लिख दो कि अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि हम A ले रहे हैं प्लस B ले रहे हैं और हम लोग को मिल रहा है C। ठीक है, ये हमारे पास अभिक्रिया हो गई। इसके लिए अगर हम लोग वेग नियम लगाएंगे, वेग नियम, तो हम लोग क्या करेंगे, वेग नियमानुसार वेग हमारे पास क्या हो जाएगा, वेग हमारे पास अनुक्रमानुपाती हो जाएगा हमारे अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के, या फिर अभिकारकों के सांद्रताओं के। तो अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया ये है इसके इधर वाले जो कि उत्पाद का निर्माण करे वो अभिकारक हैं, है ना। तो इधर कौन कौन है, A और B है, तो A और B क्या है, अभिकारक है। ठीक है, तो अभिकारक हम लिख देंगे A। अच्छा, अभिकारकों की मैंने सांद्रता बोली है यहाँ पर, है ना, अभिकारक की सांद्रताओं। तो सांद्रता को कैसे लिखते हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर हमको बोलता है A की सांद्रता लिखो तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, डब्बा बनाओ और A लिख दो। ठीक है, तो हमने बोला है कि सांद्रताएं लिखो, तो A और B की सांद्रता कैसे लिखेंगे, सांद्रता A, सांद्रता B। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो सांद्रताओं की गुणनफल के बराबर, ऐसे लिख सकते हो, बट ये ठीक है, सही है, नंबर तो मिल ही जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम लोग इसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेग बराबर K इंटू, अच्छा यहाँ पर घात लगा के लिखते हैं तो हम x और y भी तो लिखेंगे, घात कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो माना x और y है, क्योंकि एग्जाम में आपको थोड़ी याद आएगा कि रिएक्शन ऐसे वैसे, पगला जाओगे आप, तो ABCD लिख कर आ जाओ, उसी में नंबर फेंक के देगा, नंबर कोई काटने वाला नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग y। तो x के ऊपर क्या हो जाएगा, a के ऊपर x इंटू b के ऊपर y। ठीक है, चलो भाई ठीक है, इसको मैं बढ़ देता हूँ बढ़िया से। तो क्या समझ में आया कि वेग नियम के अनुसार हम अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रताओं के घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोलता हूं, वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया के वेग को हम अभिकारक की सांद्रताओं के ऊपर घात लगाकर लिखते हैं, या फिर अभिक्रिया की सांद्रताओं पर घात लगाकर लिखते हैं। ये हमारा हो गया वेग नियम। चलो भैया, अब हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत एक वेग व्यंजक नाम के चीज को। जैसा कि मैंने बोला है ना, बताया ना मैंने कि भैया इसको कहते हैं के, ये क्या है, वेग व्यंजक है, यानी कि वेग स्थिरांक है। और ये ए क्या, एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई का अगर जोड़ दिया जाए, ये तो घात है, अभी तो घात है, मगर इनको अगर जोड़ दिया जाए तो हम जोड़ने पर जो संख्या आती है उसको कहते हैं कोटि। तो अब हम लोग देखते हैं, अच्छा मैं एक बार ऐसे ना रफली बता देता हूँ, यहाँ पर ए के क्या है,
वेग व्यंजक, और यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ भी आएगा ना, मान लो सी आता है, तो सी क्या है, कोटि है, ठीक है, कोटि। चलो भैया, तो आओ भाई देखते हैं वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक को। चलो भाई, तो इस जो परिभाषा है अभी हम लोग रटेंगे नहीं, इसको पहले समझेंगे क्या चीज़ है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर कोई अभिक्रिया a प्लस बी, या फिर इस कैपिटल में लिख देता हूँ, a प्लस बी है और वो मिलकर c बना रहा है, तो हम लोग इस अभिक्रिया का वेग जो है, वेग हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, वेग हम लोग लिख सकते हैं वेग इज इक्वल टू k इंटू सांद्रता ऑफ a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y, ठीक है। चलो भाई, अब हमने यहाँ पर कहा कि ये जो k है ना, यही हमारा वेग व्यंजक है और हमको इसको परिभाषित करना है ना। तो अब इसको परिभाषा लिखना है ना, तो मैं पगला जाऊंगा कि परिभाषा कैसे लिखूं। तो हम लोग क्या करते हैं, चालाकी करते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि एक काम करो, ये टर्म को कह दो 1 है, इसको कह दो ये भी 1 है, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा वेग बराबर k इंटू 1 इंटू 1, है ना। 1 1 का गुणा करेंगे तो 1 नहीं होगा, तो अंततः क्या आ जाएगा, अंत में हमारे पास आ जाएगा वेग इज इक्वल टू k। तो हम लोग की चालाकी काम आ गई। चालाकी इस तरह से काम आई है कि अब हम लोग कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग ही क्या है, वेग स्थिरांक है। अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक है, मगर तब जब अभिकारक की सांद्रता क्या हो, 1 हो। तो इसी को हम लोगों ने लिखा है कि वेग स्थिरांक उस समय के अभिक्रिया के वेग के योग के बराबर है, वेग के बराबर है, सॉरी, वेग स्थिरांक उस समय के अभिक्रिया वेग के बराबर है, अभिक्रिया वेग के बराबर है जब अभिकारकों की सांद्रता एक हो, ठीक है। और ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर में 1 नंबर पूछ देता है। हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, ये भी पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रट लो जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ये भी पढ़ लो, ये भी रट लो। चलो भाई, राइटिंग थोड़ी गंदी है, ध्यान रखना, संभाल लेना मेरे को। चलो, अब हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की कोटि को, क्योंकि कोटि का भी तो कहाँ गया हमारे पास, ये कोटि भी तो हम लिख रहे थे, तो अभिक्रिया की कोटि को एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को कि वेग इज इक्वल टू k जब सांद्रता बराबर 1, ठीक है। तो इस तरह से है, बट आपको अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो आप इस परिभाषा को लिख देना, और अगर इस तरह से लिख देते हो कि वेग इज इक्वल टू k जब सांद्रता 1 है, इसको बढ़िया से लिख देना, जब अभिकारकों की सांद्रता 1 इकाई हो, है ना, लिख देना। अब यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही होगी, तो यही दिक्कत आ रही होगी कि ये जो x और y है ये क्या है, तो ये तो घात है। अब आप पूछोगे x और y को जोड़ने पर क्या आ रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा, अच्छा हाँ, कोटि आ रहा था। कोटि क्या होता है, कोटि तो मैंने बताया नहीं अभी, कोटि क्या होता है बताने जा रहा हूँ, कोटि क्या होता है। चलो भाई, कोटि 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 प्रणाम आपको। चलो भाई, कोटि को देखते हैं क्या होता है। तो लो भाई यार, हम लोग के पास हो गया कोटि का परिभाषा। जैसे मैंने बताया था कि वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता का योग, अभिकारकों की सांद्रता का जो घात है उसका जो योग है वो कोटि कहलाता है। उसको मैंने यहाँ पर बढ़िया से लिख दिया, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा भी पूछ सकता है ना, या फिर अभिक्रिया दे देगा कि अगर इसकी कोटि निकालो, तो मैं क्वेश्चन इसी में करा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अलग से कराऊंगा। चलो देखते हैं, वेग व्यंजक क्या है, ये टर्म है ना, या फिर वेग नियम के अंतर्गत ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वेग व्यंजक के अंतर्गत अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग कोटि कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया वेग नियम, कोटि और वेग स्थिरांक, और तीनों इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग इसी कोटि को ना आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास वेग नियम के अंतर्गत 2 ठे यहाँ पर समीकरण दिए हुए हैं। यहाँ पर वेग बराबर लिखा हुआ है k NO2 के पावर 2 और O2 की सांद्रता के पावर 1। यहाँ पर हम लोग को निकालना है इसकी कोटि, निकालते हैं कोटि। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, मैंने बोला है जो सांद्रता है उसके घात है उसका जोड़ दो। सांद्रता है इसकी घात है 2 प्लस इसकी सांद्रता 1 3, तो कोटि क्या आ गई 3, ठीक है। एक ये अभिक्रिया है, सांद्रता की घात 1, सांद्रता की घात 0, कोटि क्या हो गई 1, ठीक है। बस यही तो है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, अच्छा पहली बात तो जैसे कि यहाँ पर 1 आया ना,
तो इसको कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर मान लो यहाँ पर जीरो आता है तो उसको कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं तो भैया अब हम लोग लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण। अगर हम लोग लेते हैं H2, अगर हम लेते हैं Cl2 और इसको HNO की उपस्थिति, अरे से बना दी, HNO की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास बनता है 2HCl। यहाँ पर अगर हम लोगों को अभिक्रिया का जो वेग नियम है वो लिखना हो तो वेग लिखने समय हम लोग लिखेंगे वेग इज इक्वल टू के H2Cl2 और इसके पावर कुछ होता है ना। पावर कौन बताता है? पावर बताते हैं वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत इसका जो पावर होता है वो होता है 0 और यहाँ पर होता है 0। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाता है? 0 + 0 इज इक्वल टू 1। सॉरी, अरे भाई 0। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई? शून्य कोटि अभिक्रिया हो गई ये। अब हम लोग बढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जिसका नाम है शून्य कोटि अभिक्रिया। कुछ नहीं पढ़े हो तो इसको पढ़ लेना, काम आ जाएगा आपके। चलो शुरू करते हैं यार। चलो भाई, तो पढ़ते हैं अब शून्य कोटि अभिक्रिया को। आपको एग्जाम में बोलेगा ना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की स्थापना करें और इसे करके क्वेश्चन पूछ देगा और फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या होता है। तो एकदम बेसिक से बताता हूँ, पहले एक छोटा सा बेसिक बताता हूँ मैं। तो भाई देखो, जब मैंने शुरुआत में बताया था कि अभिकारक कम हो रहे हैं, उत्पाद बढ़ रहे हैं, तो हम लोग कैसे लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं माइनस dR/dt इज इक्वल टू dP/dt। P क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद। R क्या है? रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। इसको कहते हैं हम लोग दर। और मैंने बताया ये होता है वेग, मतलब कि वेग बराबर दर बराबर ये, यानी कि वेग बराबर ये, यानी कि वेग बराबर dR/ माइनस का dR/dt। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, हमने वेग नियम में क्या पढ़ा है कि ये जो वेग है ये बराबर होता है k इंटू ax इंटू बी वाई के। तो वेग बराबर तो ये होता है और वेग बराबर ये भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर ये होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया क्योंकि हमारे दिमाग में किसी का और कई इमेज चल रहा था। चलो भाई, तो गोलगप्पे की दुकान से अपना जो ध्यान है वो हटाओ और यहाँ पर लाओ। फिर से बताता हूँ कि हमने कहा वेग बराबर होता है, हमने पढ़ा था माइनस का dR/dt। और हमने वेग नियम में क्या पढ़ा था? वेग बराबर क्या होता है? k(a)(b)y। तो ये वेग बराबर ये भी होता है, वेग बराबर ये भी होता है, मतलब कि ये और ये भी तो बराबर होगा तब। ठीक है, चलो भाई, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? माइनस का dR/dt बराबर k इंटू a⁴s इंटू b⁴y। ठीक है, चलो भाई, ये तो बेसिक था। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, शून्य समीकरण, सॉरी शून्य कोटि जो अभिक्रिया है इसके ऊपर। चलो भाई, तो अभिक्रिया हम कुछ भी कराएंगे और वो शून्य कोटि की है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम अभिकारक को शुरुआत में लेंगे और फिर अभिकारकों को मिलाने पर ना उत्पाद बनेगा। तो यानी कि क्या हो रहा है? यानी कि शुरुआत में जो अभिकारक है उसकी सांद्रता क्या है? अधिक है। ठीक है, तो हम लोग जब इसका कुछ भी इसके अंतर्गत पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं या फिर हम ये बताते हैं सामने वाले को कि हमने जो शुरुआत में सांद्रता लिया है वो इतना लिया है, जिसको कि हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कि प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता हम मानते हैं R। ऐसे करो, ऐसे करो, इसे नीचे गोला लगा दो। ठीक है, प्रारंभ में अभिकारक सांद्रता क्या मानते हैं? R0। ठीक है भैया, अंतिम या फिर बाद में, प्रारंभ में या फिर अंतिम बाद में अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी? बाद में अभिकारक की सांद्रता, अच्छे से लिखो यार, नहीं तो कहोगे कि यार चूतिया मास्टर है। चलो भाई, प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता R0 और बाद में अभिकारक की सांद्रता ऐसे डब्बा में R। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रारंभ और बाद की सांद्रताएं अलग अलग हैं ये बता दिया। अब हम कह रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य कोटि है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अब कि अभिक्रिया की कोटि n बराबर 0। डब्बा बनाओ,
फूल पत्ती मत बनाना एग्जाम में, डब्बा बना दो। ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो बराबर 0 है। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः वेग बराबर dr/dt और बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर। अच्छा, एक बड़ा दिक्कत है यहाँ पर कि हम लोग ना अभिक्रिया देखो कैसे लिख रहे हैं। हमने पहले अभिक्रिया क्या लिखी थी, a प्लस बी मिलकर सी बन रहा है। अब हम लोग लिख रहे हैं कि आर है वो मिलकर प्रोडक्ट बना दे रहा है। ठीक है, इस तरह से अभिक्रिया को लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है कि ये आर क्या कर दिए तुम, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। हमारे पास जो अभिक्रिया है यहाँ पर कोई अभिक्रिया हम लोग लिखे नहीं है, हम मान रहे हैं कि कोई अभिक्रिया ऐसी हुई है। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे इधर अभिकारक है, इधर उत्पाद बन गया। ठीक है, अभिकारक जो उसको हम करेंगे आर रिएक्टेंट, और इसको कह देंगे पी प्रोडक्ट उत्पाद। यार गला खराब है भाई। चलो भैया, तो हम इस तरह से अभिक्रिया के वेग को लिख सकते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया का वेग चूंकि शून्य है तो हम लोग यहाँ पर शून्य लिख देंगे। इसके घात कितना, शून्य, और सांद्रता घात शून्य है तो कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। अगर मान लो x पावर 0 लिखेंगे तो 1 हो जाता है ना, 1 टू द पावर 0 1 हो जाता है ना, 1000 टू द पावर 0 1 हो जाता है ना, तो इसके बारे में क्या है 0 तो 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये तो हो जाएगा 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का dr/dt बराबर के, यानी कि dr, इसको उधर भेज दो, के dt उधर भेज दो, अब माइनस को इधर भेज दो माइनस। ठीक है, ये हमारा कुछ बन गया। इतना आपको एग्जाम में करना है, अगर आपको ये 3 नंबर में पूछ देता है तो। ठीक है, 3 या 4 नंबर में ये पूछ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो भैया, अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत खतरनाक चीज़ को। वो खतरनाक चीज़ है, अब हम लोग करने वाले हैं समाकलन। समाकलन आपको नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। चलो भाई, समाकलन, इसको समीकरण 1 लिख दो। ठीक है, समाकलन करने पर, और कैमरा में आओ था ना जी, वाह भाई वाह, आ रहा है कैमरा में। ठीक है, चलो भाई, तो फटाक समाकलन करते हैं। तो समाकलन में हम लोग ये देखेंगे कि भाई यार इधरो समाकलन इधरो समाकलन, ऐसे समाकलन चिन्ह लगा दिए। ठीक है, dr इज इक्वल टू, ऐसे समाकलन चिन्ह लगाओ, ये समाकलन का चिन्ह है। ठीक है, इसको नहीं पता जान लो। और ये k है तो माइनस के, अच्छा k क्या है, स्थिरांक है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, याद रखना है। और ये हमारे पास है dt। अब इसका हम लोग ना लिमिट लगाएंगे। r यानी कि अभिकारक कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, लिमिट कैसे लगाया जाता है, कहाँ से कहाँ जा रहा है आपको पता होना चाहिए। तो r कहाँ से कहाँ जा रहा है, शुरुआत में r0 था, बाद में क्या है r हो जा रहा है, तो r0 से r की ओर जा रहा है, r0 से r की ओर जा रहा है। t कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है, शुरुआत में t कितना लेंगे हम लोग 0 लेंगे, बाद में t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, एक लाइन और आगे बढ़ाता हूं मैं। अब इसके आगे क्या है 1, कुछ नहीं तो 1, इसका समाकलन क्या हो जाएगा r, r समाकलन r0 और r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो r माइनस r0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि r माइनस r0 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस और के दोनों कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएगा। dt का समाकलन करेंगे t आएगा, तो t की जगह 0 माइनस 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस t। अपर लिमिट है लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट है 0, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चल भाई, थोड़ा सा मैंने तो टेढ़ा लिख दिया, इससे ऊपर दिल्ली जा रहा है वो, तो मैं इसको सही से लिख दूँ, इसे लिख देता हूँ मैं इसको एक सीधी लाइन में। हमारे पास क्या है यहाँ पर r माइनस r0 इज इक्वल टू माइनस का के ब्रैकेट में अपर लिमिट t माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के टी 0 हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, डी तो मतलब है नहीं। यहाँ पर पास क्या हो जाएगा, के टी
आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमको बस परेशानी कहाँ हुई, हमको परेशानी हुई समाकलन करने में। समाकलन कैसे करते हैं, समाकलन कैसे करते हैं बताता हूँ मैं यहाँ पर। चलो भाई एक बार बता देता हूँ मैं। हमारे पास समाकलन था ये आर आर नीचे आर नॉट था और इधर था डी आर। हम लोग जब भी समाकलन करते हैं, अब देखो इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए तो मैं जाना पड़ेगा मैथ में, बस ऊपर से बताऊं तो अगर हम लोग 1 का समाकलन करते हैं तो वो आता है x। तो यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है r। तो हम लोग 1 का समाकलन करेंगे तो d के बगल में जो होगा वही आ जाएगा। अच्छा 1 का समाकलन क्यों करेंगे, क्योंकि इसके बगल में 1 है। ठीक है, क्या हो जाएगा समाकलन करने पर 1, सॉरी 1 का समाकलन करने पर r और इधर हो जाएगा r नॉट r। अब जब समाकलन हो जाता है ना तो जो लिमिट होती है उसको रखा जाता है। किस प्रकार से रखा जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि ऊपर वाला लिमिट, लोअर लिमिट मतलब नीचे वाला लिमिट। तो ऊपर वाला लिमिट यहाँ पर रखेंगे, फिर लोअर वाला लिमिट जो है उसका मान यहाँ पर रखेंगे। तो अपर लिमिट का मान रखेंगे तो हो जाएगा r माइनस लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो हो जाएगा r नॉट। और सेम थिंग हम लोगों ने यहाँ पर किया है r माइनस r नॉट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो भैया, अब हमारे पास ये आ गया। कैमरे में आ रहा है कि नहीं पहले ये देखूँ मैं। ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। तो ये जो टर्म है इसी को मैं यहीं पर बढ़िया से लिख देता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इधर का जो टर्म है इसमें से जो माइनस वाला टर्म है इसको हम लोग उधर भेज देंगे। ठीक है, चलो भाई। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर लेकर जाएंगे। यानी कि माइनस का आर नॉट इधर रहने देंगे, माइनस का के टी इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी ये प्लस इधर उधर जाएगा माइनस, तो माइनस का आर, फिर यहाँ और यहाँ से माइनस कॉमन लेके इस माइनस से काट देंगे। तो हमारे पास फाइनल जो बचकर आएगा ना वो हमारे पास हो जाएगा ये आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस के टी। इस चीज को बड़ा बढ़िया से आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है ना, यही है, इसी पर हम लोग सब कर्मकांड करेंगे। अब हम लोग को क्या कह दिया गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है भैया, अभिक्रिया हुई है और वो शून्य कोटि की है। तो ये बताओ कि जब अभिक्रिया अपने आधे चरण में होगी, मतलब कि अभिक्रिया हो रही है, यहाँ से अभिक्रिया को यहाँ तक जाना है, अभी अभिक्रिया यहाँ तक पहुँची है, तो अभी ये आधे चरण में है। तो आधे चरण में इसकी अर्धायु निकालनी होती है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। और अर्धायु शून्य कोटि के लिए अर्धायु भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खतरनाक इंपॉर्टेंट भाई। चलो देखते हैं शून्य कोटि के लिए अर्धायु। तो अब देखते हैं शून्य कोटि के लिए अर्धायु को। अर्धायु का मतलब जब अभिक्रिया एकदम आधे पर हो। तो इस समय पर हमारे पास टी, अच्छा इसी समीकरण में सब कुछ रखना है। ठीक है, इस समीकरण में ही अर्धायु के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो टी का मान रखना पड़ेगा। टी क्या होगा यहाँ पर, टी हाफ होगा, है ना। तो टी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, टी हाफ, हाफ 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, के तो कांस्टेंट होता है भैया। आर अंतिम में क्या हो रहा है, आर हाफ हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग की अभिक्रिया अभी आधी हुई है। तो अंतिम में यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभिक्रिया अभिकारक जो है वो आधा अभी तक का खत्म हुआ है ना। तो हम लोग लिखेंगे आर बराबर जो हम लोग ने पूरा अभिक्रिया लिया था, अभिकारक जो हमने पूरा लिया था उतना का बटे 2, उतना का आधा खत्म हुआ है, क्योंकि हम लोग अर्धायु निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभिक्रिया अभी आधी हुई है उस पर काम चला रहे हैं। ठीक है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है भाई,
तो अब हम लोग को हम जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं ये चीज़ समाकलित वेग समीकरण को हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? समाकलित वेग समीकरण हम जानते हैं। किसके लिए? शून्य कोटि के लिए। ये यहाँ पर आर नॉट तो आर नॉट ही है, शुरुआत में तो आर नॉट ही रहेगा। ये हो जाएगा ये हो जाएगा टी हाफ। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जगह बहुत कम है जनाब, फिर भी हटाता हूँ। इज इक्वल टू के टी हाफ। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है अर्धायु, टी हाफ निकालना है। टी हाफ इधर ही रहने देंगे हम लोग, के को भी इधर ला देंगे। तब तक हम इसको क्या करते हैं ना, इसको घटा लेते हैं। घटाने पर हो जाएगा 2 आर नॉट माइनस आर इंटू 1/k इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, आर में से आर घटाएंगे, खत्म कहानी। ये हमारे पास ये आ जाएगा टी हाफ बराबर 1/k आ जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पर तो 2 होगा ना यार। 2 मिनट यार, बड़ा दिक्कत है, देखो ये सब बात है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? आर नॉट, मैं सीधे भाग देता हूँ। ठीक है, सॉरी घटा देता हूँ। तो घटाने पर हमारे पास क्या आएगा? ये 2 हो जाएगा एलसीएम, इधर हो जाएगा 2 माइनस का आर नॉट इज इक्वल टू के टी हाफ। अब 2 आर नॉट में से 1 आर नॉट घटाएंगे तो बचेगा आर नॉट अपॉन में 2, के इधर आ जाएगा, मतलब कि 1/k हो जाएगा। ये गुणे में भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 1/k तो सीधे भाग में लेता हूँ ना यार, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत तो रहेगा नहीं। 2k कर दूँ, क्या हुआ है? ये k जो गुणे में है भगवा में आ गया है, इधर साइड आने पर भाग में आ गया है, 2 के साथ भाग में आ गया। और उधर क्या है? टी हाफ। यही तो निकालना था हमको, टी हाफ ही निकालना था ना जी। तो टी हाफ हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारे पास आ गया है टी हाफ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया पूरी होने पर क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अभिक्रिया पूरी होने पर। चलो भाई, तो अब देखते हैं शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया जो है वो पूर्ण होने पर क्या होता है। पूर्ण आयु निकालने की बात की जाए तो पूर्ण होने पर हमारे पास टी बराबर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया पूरी हो चुकी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टी बराबर हम लोग ले देंगे टी लाइफ। ऐसा ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि टी बराबर, बारी सुन लो क्या, हाँ टी बराबर हो जाएगा हमारे पास टी पूरी होने पर, तो हम लोग कहेंगे टी इसकी पूरी लाइफ, अभिक्रिया पूरी हो गई, मतलब अभिक्रिया लाइफ खत्म हो चुकी है, तो टी बराबर टी लाइफ लिख देंगे। अच्छा, अभिक्रिया पूरी होने पर अंतिम में अभिकारक का सांद्रता कितना हो जाएगा? अरे हाँ, अंतिम में अभिकारक का सांद्रता जो आर है वो बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। तब हमारे पास समीकरण, इस वाले समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस के टी। आर प्लस के टी, आर का मान तो 0 है, टी बराबर टी हाफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आर नॉट इज इक्वल टू, ये बराबर 0, के टी है तो के टी लाइफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी लाइफ कितना हो जाएगा हमारे पास? टी लाइफ आर नॉट बाई के। लो भैया, हमारे पास आ गया आर नॉट बाई के। चलो यार, तो इस तरह से हमने अभिक्रिया की अर्धायु और पूर्णायु निकाल ली, यानी कि अभिक्रिया आधी होने पर कितना समय लग रहा है, अभिक्रिया पूरी होने में कितना समय लग रहा है। अगर आपसे पूछता है तो आप ये 2 फॉर्मूले याद रखो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं ये बता देता हूँ कि आपको याद रखना क्या क्या है। आपको ये पूरा आना चाहिए, यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है, इतना सा मेरे हिसाब से आप याद कर सकते हो, क्योंकि अभी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी ये चीज़ हमको करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखो, और ये जो सूत्र है, ये समीकरण आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया को। शून्य कोटि अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो शून्य कोटि अभिक्रिया में यार मौसम बड़ा मस्त लग रहा है यार। आओ आपको मौसम दिखाता हूँ पहले आपको।
बाहर में जाए पढ़ाई। पहले मौसम दिखाता हूँ आपको। मस्त मौसम है यार, गजब एकदम खतरनाक। तो यार मौसम तो ऐसा है कि एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। खैर हम लोग चलो पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेम वही चीज़ लिखेंगे कि प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता। अब लिखेंगे बाद में अभिकारक की सांद्रता। आर। यहां पर बस टर्म ये है कि प्रथम कोटि में क्या बताया था कि वेग बराबर k इंटू ए टू दावर एक्स बी टू दावर वाई, और एक्स और वाई को जोड़ने पर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि क्या हो जाएगी। इसलिए यहां पर हमारे पास जो अभिक्रिया की कोटि रहेगी वो रहेगी 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि, अतः लिख देते हैं, अतः सॉरी यहां पर लिखते हैं या फिर लिखते हैं तब, तब वेग बराबर, वेग क्या होगा, डी आर बाई, सेम जैसा हमने लिखा है ना शून्य कोटि में, सेम वैसा ही रहेगा, बस n बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो भाई, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर 1। ओके, इज इट क्लियर? ओके, सो यहाँ तक समझ में आ गया। नहीं समझ में आया कि यहाँ पर डी आर बाई डी टी कैसे आया, क्या आया, तो भैया वही हमने बताया था ना शुरुआत में, वेग बराबर इतना, इसके बराबर होता है माइनस के, और यही बराबर होता है वेग नियम के, तो वेग नियम यहाँ पर लगा दिया। सांद्रताओं के घात के बराबर होता है, तो सांद्रता ये रही, ये रहा आर, और आर की सांद्रता रही 1। ठीक है, 1 क्यों नहीं, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि ही 1 है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करते थे कि थोड़ा आगे पीछे कर कर इसको बैठाते थे, और फिर हम लोग क्या करते, समाकलन करते थे। तो इसको हम लोग आगे पीछे बैठाएंगे। चलो, आर की पावर 1 मतलब आर ही रहेगा, और बैठाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर है इसको हम लोग इधर ले लेंगे, यानी कि माइनस का डी आर बाई आर इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, और माइनस जो है हमारे पास, ये माइनस चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 डालकर डब्बा बना देंगे। डब्बा बना दिया और लिख दिया समीकरण नंबर 1, और कहेंगे कि समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर इधर भी समाकलन उधर भी समाकलन, समाकलन डी आर बाई डी टी, सॉरी आर इज इक्वल टू ऐसे के डी टी का समाकलन। अच्छा, अब लिमिट लगाते हैं, टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक। कैसे पता, इसके पहले जब शून्य कोटि करवा था तब बताया था। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, वही शुरुआत में आर नॉट, फिर बाद में हो गया आर। ठीक है, अभी हम लोग निकाल क्या रहे हैं, अभी हम लोग समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो वेग समीकरण निकालते हैं भैया। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे, और ये देखो यहाँ पर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो डी आर बाई डी टी मतलब 1 बाई आर इंटू डी टी है, डी आर है ना, तो 1 बाई आर का समाकलन होता है लॉग आर। ठीक है, 1 बाई आर का क्या हो जाएगा, लॉग आर, तो हम लोग लिख देंगे लॉग आर, लॉग आर, इधर वैसे हम चलता रहेगा आर नॉट और आर, ये बराबर हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा कि कांस्टेंट है, और डी टी में कर्मकांड करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट है टी माइनस 0। यहाँ तो मामला सुलझ गया, मामला यहाँ पर बिगड़ रहा है, लॉग आ गया ऐसा सुकनाती। फिर भी चलो करने की हम लोग कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लॉग आर है, और ठीक है, हमने समाकलन कर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे डब्बा। ठीक है, चल भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट है ये आर, यानी कि लॉग आर
माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि जो आर है ना जी उसकी जगह आर नॉट रख देंगे, तो लॉग आर नॉट रख देंगे के टी। अब यहाँ पर कोई जानदार बच्चा होगा जो बता देगा कि इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर log a माइनस लॉग बी के फॉर्म में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बटे के रूप में। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास इस तरह से आता है log a माइनस लॉग बी, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग log a अपॉन में बी। ठीक है, चलो तो सेम यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखें, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अच्छा 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 अच्छा, ये माइनस भी तो चल रहा है, तो माइनस हम लोग चलाते रहेंगे भैया, बड़ा दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। ये दिक्कत मैं करता था कई बार अपने जब पढ़ता था तो। अब बारिश शुरू हो चुकी है गाइज, बहुत खतरनाक बारिश शुरू हो चुकी है। तेरी की फिर पूरा घर एकदम नाश हो जाएगा यार, हे भगवान। वो देखो यार बारिश गजब हो रही है। देख रहे हो यार, अरे मेरा फोकस बिगड़ गया। चलो तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग कर देंगे, पहले माइनस लगा दो तो गलती हो जाएगा, माइनस लगाया यहाँ पर, माइनस लगाया यहाँ पर, माइनस लगाया यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि बाहर माइनस है तो माइनस को बाहर ही रहने दो। ठीक है, और इसको इस फॉर्मूले के अनुसार कन्वर्ट कर दो। इतना बढ़िया मौसम है, अरे बाप रे बाप, खतरनाक बारिश यार। अबे भाई, मैं थोड़ा बारिश एंजॉय कर लेता हूँ उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। चलो भाई, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। आय हाय, यहाँ पर माइनस बाहर आने देंगे हम लोग, या फिर अंदर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर ले ही लेते हैं। ये हो जाएगा अंदर लेने पर लॉग, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस भेज देते हैं, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर इज इक्वल टू के टी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग आर नॉट बटे आर। ठीक है, कैमरे में सब आ रहा है बढ़िया से, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब क्या होगा, इसको हटाता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, इसके बेस में है अभी ई, इसको करना है हमको 10, तो गुणा कर देंगे 2.303 से। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ केमिस्ट्री में, ऐसा ही होता है। अगर हम लोग को करना हो कि लॉग ई को बदलना हो लॉग 10 में, 2.303 लॉग 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो लॉग 10 में बदल देंगे, 2.303 से गुणा कर दिए और लॉग 10 में बदल दिए। अब यहाँ पर ज़्यादा पगलाना नहीं, क्या हुआ कैसे पगला जाना है, बस इतना जान लो कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो लॉग 10 आर नॉट अपॉन में आर, और ये बराबर हो जाएगा के टी के। अंततः हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो फॉर्मूला इस तरह से निकल कर आएगा, 2.303 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और एक फाइनली फॉर्मूला, बहुत बड़ा फॉर्मूला निकल कर आएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। मैं कहता हूँ कुछ मत पढ़ो, तुम ये पढ़ते चले जाओ। चलो भाई, तो हमारे पास आ जाएगा, ऐसा नहीं करता हूँ मैं इसको यहाँ से, चलो भाई अब देखते हैं हम लोग आगे। 2.303 को हम लोग उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन में आर इज इक्वल टू के टी अपॉन में 2.303। लो भैया, हो गया आपका काम, रट लो इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ना ये निकालने के लिए दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको एकदम इस तरह से याद रख लेना है जैसे आपको अपनी पुरानी वाली एक्स का नाम याद है। ठीक है, अगर आपको ये याद रहता है तो आप बड़े ही आराम से एग्जाम में 3 नंबर तो आराम से उठा लोगे। ठीक है भैया, अब हम लोग जैसे कि शून्य कोटि अभिक्रिया में देखे थे, और दादा तो थोड़ा पानी घर में घुस गया, झाड़ू वाड़ू पूरा भीग गया एकदम, बड़ा दिक्कत है। चलो भाई, जैसा कि शून्य कोटि में देखा था हम लोगों ने अर्धायु पूर्णायु निकाला था, यहाँ पर भी हम लोग अर्धायु निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अभिक्रिया पूर्ण होने पर क्या हुआ है। चलिए देखते हैं अभिक्रिया अर्धायु, अभिक्रिया की अर्धायु। ठीक है, तो कैसे लिखूँ, ऐसे लिखता हूँ, अभिक्रिया
की अर्धायु। सेम वही चीज होगा यहाँ पर भी, बस थोड़ी कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर भी वही होगा, आर बराबर आर नॉट आधा हो जाएगा ना जी, आधी अभिक्रिया में आर नॉट का आधा हो जाएगा, और टी हमारे पास क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। इसमें हम लोग रख देंगे, तब हम जानते हैं log 10 आर नॉट बाई आर। इसको याद करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो मैं ऐसा रखता था ना कि log 10 पहले वाला बटे बाद वाला इज इक्वल टू के टी अपॉन में 2.303। बस इसमें दिक्कत होता है ना कि ऊपर नॉट रहेगा कि नीचे नॉट रहेगा, तो आप ऐसे याद रखो, ऊपर रहेगा पहले वाला, नीचे रहेगा बाद वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा अब, के टी अपॉन में 2.303। चलो भैया, आर का मान आर नॉट बाई 2 है तो रख दो, यहाँ पर मैं रख देता हूँ आर का मान आर नॉट बाई 2, लॉग बेस 10 आर नॉट ऊपर और नीचे आर नॉट बाई 2। तो बाई 2 है तो ऊपर चला जाएगा ना जी, 2 उधर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास के टी अपॉन में 2.303 के। ठीक है, अब बचेगा लॉग बेस 10 2 इज इक्वल टू के टी अपॉन में 2.303। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कि लॉग क्या होता है, लॉग बेस 10 क्या होता है, इसे पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप बस लिख के आ जाओ, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं है कि आप बैठ के लॉग पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ कि लॉग नाम की कोई चीज़ होती है, तो बस समझ लो कि लॉग नाम की कोई चीज़ होती है, आप बस लॉग लिख के आ जाना। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना कि भैया कि 1/x है तो उसका 1/r लिखा था, तो उसका मैंने समाकलन किया तो वह लॉग आर आ गया, है ना। तो लॉग आर आ गया, कैसे आ गया, क्या आ गया, भाड़ में जाए, मैंने बोला कि लॉग आर आ गया, इस चीज़ को आप मान लो, ऐसा ही होता है। ठीक है भैया, चलो log 2 की कुछ वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू होती है 0.3 0.301 इज इक्वल टू के टी अपॉन में 2.303। टी का मतलब टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ, तो यहाँ से टी हाफ क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, टी हाफ हमारे पास आ जाएगा, इसका इससे गुणा करो, 0.301 इंटू 2.303 अपॉन में के। ठीक है, 0.301 इंटू 2.303 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 0.693। ठीक है, ये हमारे पास आता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। और यही है हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसको मैं कह रहा हूँ रट लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं पता रहा तो आपका एग्जाम बहुत बेकार चला जाएगा। यही हमारा प्रथम कोटि के लिए अर्धायु है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं अर्धायु। अभिक्रिया पूरी होने पर क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया पूरी होने पर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया पूरी होने पर हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू आर नॉट, अरे R इज इक्वल टू 0, है ना। अभिक्रिया पूरी होने पर अभिकारक तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो हम लोग R बराबर क्या लिखते हैं, 0, और T बराबर हम लिखते हैं T लाइफ, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ खत्म हो चुकी है, उसको लिखेंगे T लाइफ। और अब यहाँ पर रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो लॉग आर नॉट क्या है, आर नॉट है, आर क्या है, 0 है। मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, ठीक है, पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ये कि हम जानते हैं, ये मैं बस सीधे इसमें वैल्यू रख रहा हूँ। चलो, के का मान नहीं पता, के ही रहेगा। टी क्या है, टी लाइफ है, अपॉन में 2.303 है ना, 1 अपॉन में 0 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर टी लाइफ है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके बाद तो नीचे वाला तो भैया 0 हो गया, अब क्या करूँ, तो क्योंकि नीचे वाला 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो गया, और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, अनंत, कुछ भी नहीं, बाहर में जाए भाई। तो यहाँ पर हमारे पास लाइफ, टी लाइफ
इज इक्वल टू, ये कुल मिला जुलाकर अनंत हो गया और ये हमारे पास हो गया अनंत। इसको मैं लिख देता हूँ ना ऐसे, अर्धायु। ठीक है, ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक तो ये टर्म याद रखना है, एक ये और एक ये। इसके अंतर्गत हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है वो कभी खत्म ही नहीं होती है, वो चलती ही रहती है। ठीक है, उस अभिक्रिया का कभी अंत नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया को खत्म कर लिया। मैं आपको बोलूँगा कि अभी मैंने जो बताया है इसको 3 बार और देख लो, रट जाएगा आपको, है ना। आपको दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी आपको ये करने में, प्रथम कोटि अभिक्रिया की। तो इसको मैंने बताया है सही से, इसको पूरी वीडियो को एक बार और देख लेना, पूरी वीडियो नहीं बट शून्य कोटि और प्रथम कोटि की जो समाकलित एक समीकरण है इसको। अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि n बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो आप लोग क्या लिखोगे? शून्य कोटि अभिक्रिया। अगर आप लोग से ये पूछ दिया जाए कि किसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि, तो आप लोग लिखोगे प्रथम कोटि। और प्रथम कोटि में भी एक बड़ा बढ़िया सा लिखा हुआ है कि जब अभिक्रिया का वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग 1 होता है, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्वितीय कोटि नहीं पढ़ना है, प्रथम और शून्य पढ़ना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, उसको देखते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं फटाक से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं वेग स्थिरांक की इकाई को। वेग स्थिरांक की इकाई के लिए पहले ये तो जान लो वेग स्थिरांक होता क्या है। हाँ, क्योंकि आप तो भूल गए होगे, लाइट चली गई। चलो भाई, तो वेग स्थिरांक, जैसे कि हमने वेग लिखा था शून्य कोटि के लिए, तो हमने क्या लिखा था? वेग स्थिरांक जो k इंटू आर टू द पावर 0, यही लिखा था ना। तो यहाँ पर ये जो k है यही तो वेग स्थिरांक है, और इसकी अगर हमको इकाई निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, मतलब ही नहीं है कुछ, क्योंकि इसके पावर 0 है तो खुद ही 1 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, है ना। खत्म हो जाएगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बात की जाए तो k बराबर वेग, वेग बराबर माइनस का dr/dt। अगर ये बोले कि मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे आ गया, तो भाई बहुत बेकार आदमी हो तुम। मैंने ये बात बता दिया है 100 बार, ठीक है, कि भैया वेग बराबर ये होता है, और वेग बराबर और ये भी होता है k इंटू ए टू द पावर x। ठीक है, चलो, हालांकि बार बार बताऊंगा तो कहोगे पागल हो गया मास्टर। चलो भाई, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखा जाए तो माइनस तो कोई मतलब है नहीं मात्रक से, इसको हटा देते हैं। डी आर, आर क्या है? सांद्रता है। सांद्रता का मतलब मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, तो मोल पर लीटर। टी यानी कि समय का मात्रक सेकेंड होता है, इज इक्वल टू के। तो के का मात्रक क्या आ गया? मोल पर सेकेंड, पर लीटर और सेकेंड। तो हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो मैंने बताया था ना कि 1/a है तो इसको लिख सकते हैं a इनवर्स, 1/b है तो इसको लिख सकते हैं b इनवर्स, है ना, b इनवर्स ऐसे करके -1 कर दो। जैसे 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? शून्य कोटि, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए हमारे पास हो जाता है, इसको फिर से लिखते हैं हम लोग, वेग, सॉरी इससे लिखता हूं मैं, शून्य कोटि के लिए वेग बराबर के, और वेग का मतलब dr/dt इज इक्वल टू के, मतलब कि हमारे पास हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास शून्य कोटि के लिए जो टर्म आ जाता है वो आ जाता है मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और इस टर्म को आपको एकदम खतरनाक तरीके से याद रखना है क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं प्रथम के लिए, प्रथम कोटि। तो प्रथम के कोटि के लिए होता क्या था? हमारा होता था वेग इज इक्वल टू
k इंटू आर टू द पावर 1, है ना। तो वेग का मात्रक हमारे पास क्या हो जाता था, सॉरी वेग क्या हो जाता हमारे पास, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, इसको नीचे भेज दो, आर, है ना। अब अगर ध्यान से देखा जाए अब, तो डी आर का मोल पर लीटर इंटू इसका सेकंड इनवर्स, और इसका क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, इंटू हो जाएगा मोल इंटू लीटर, ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो आपको ये सब नहीं याद रखना है। अगर ये सब आ जाता है एग्जाम में तो आपकी किस्मत बेकार है, बट आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछ देता है कभी कभी कि ये बताइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो आपको ये रटना पड़ेगा, या फिर आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेकंड, प्रथम के लिए सेकंड इनवर्स। अगर हम लोग बात करते हैं एक बार और द्वितीय की, क्योंकि द्वितीय कोटि के लिए एक बार हम लोग से पूछ लिया गया था 2024 में द्वितीय कोटि के लिए, इसके लिए बता ही देता हूँ मैं। द्वितीय कोटि में ज़्यादा भाड़ भूड़ हम करेंगे नहीं, फालतू का क्यों टेंशन करना, सीधे मैं लिख देता हूँ। द्वितीय कोटि के लिए जो बस शून्य कोटि का ना, ये उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मोल के ऊपर इन्वर्स नहीं, तो मोल के ऊपर इन्वर्स लगा देंगे और लीटर खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो मोल इन्वर्स लीटर इंटू सेकेंड इन्वर्स। लो भैया, तो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पर, आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछेगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताओ, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर आपसे प्रथम कोटि की पूछी जाएगी तो आप बोलोगे सेकंड इनवर्स। अगर आपसे द्वितीय कोटि की पूछी जाएगी तो आप बोलोगे मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आणविकता। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं आणविकता को। आणविकता को भाड़ में जाए, सबसे मैं आप लोग कुछ लिखवाता हूँ। ठीक है, चलो भाई हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो हमने लिया 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। ठीक है, हमारे पास ये बना। ठीक है, बना। हम लेते हैं 2HO 2HI 2H2, इस तरह से लेते हैं H2 HI2 और बनता है 2HI। ठीक है, इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में जो हमारे पास अभिकारक है ना, इसकी बात करें तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर NO के ये दो अणु हैं, इन दोनों के बीच ये मतलब NO बना हुआ है। ठीक है, ये क्या बन गया यार, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये क्या बन गया यार, तरीका। ये दो NO इस तरह से हैं, और ये एक O2 का, इसके आगे एक है तो एक O2 का अणु है, और ये आपस में जाकर इसी में तीनों लड़ गए, लड़के ये बना दिए। ठीक है, H2 है, H2 के आगे कुछ नहीं है तो एक, H2 का एक अणु, O2 का एक अणु। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो अणु आपस में लड़े और लड़कर क्या बना दिए, ये बना दिए। ठीक है, गंदा मत सोचना यार, मैंने मतलब इसे लड़ाया है। चल भाई ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तीन अणु लड़े। ठीक है, और यहाँ पर कितने लड़े, दो। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, तीन है। हम कह सकते हैं कि इस वाले अभिक्रिया की आणविकता दो है। चलो, यही होती है आणविकता, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। लिख देता हूं मैं, तो ये लो भैया, बढ़िया सी परिभाषा ले लो कि प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही आणविकता कहलाती है। और ये अब दो एग्जांपल लिख लो। ठीक है, इसकी आणविकता कितनी है, तीन, इसकी दो। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर एक टर्म है प्राथमिक अभिक्रिया। तो प्राथमिक अभिक्रिया मतलब ना कि जो एक सिंगल स्टेप में पूर्ण हो, है ना, सिंगल स्टेप, जो सिंगल स्टेप में पूर्ण हो जाए ना, उसी को कहते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। जैसे कि ये हो गया, सिंगल स्टेप पूरा हो गया। अब मान लो कोई अभिक्रिया है, ए से बन रहा है बी, फिर बन रहा है सी प्लस डी, फिर सी प्लस डी, अभी पूरा नहीं हुआ अभिक्रिया, है ना। यहाँ पर मान लो 5 4 जा गया कुछ, फिर सी प्लस डी मिलकर ई बना रहे हैं, ई प्लस एफ बना रहे हैं, फिर ई और एफ मिलकर
कुछ बना रहे हैं, फिर लास्ट में जाकर आ रहा है जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड अभिक्रिया आ रही है। तो 4 चरण में हो रहा है अभिक्रिया, है ना। यहाँ पर एक अभिक्रिया एक ही चरण में हो जा रही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक अभिक्रिया। और इन तरह की अभिक्रिया क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जटिल अभिक्रिया। तो प्राथमिक अभिक्रियाओं की ही आणविकता निकाली जा सकेगी ना यार। जो अभिक्रिया हो ही रही है 5 चरणों में, तो फिर दिक्कत हो जाता है। चलो अब एक चीज़ और जान लो, एग्ज़ाम में आणविकता की परिभाषा तो आती ही है, मगर बात करें मेरे एग्ज़ाम की, तो मेरे एग्ज़ाम में 3 नंबर में पूछा गया था कोटि और आणविकता में अंतर, और गजब पूछता है अंतर। मैंने शुरुआत में इसका इम्पोर्टेंट भी बताया था कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है, और मेरे एग्ज़ाम में भी आया है आणविकता और कोटि में अंतर। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, आणविकता और कोटि में अंतर, और इसको तो एकदम खतरनाक रट लेना, कोटि और आणविकता में अंतर, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए। चलो शुरू करते हैं कोटि और आणविकता में अंतर। चलो भाई देखते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है कोटि और आणविकता में अंतर। मैं पहले लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो उस टाइप के हैं वो देख लें इसको ढंग से, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम लोग इसमें ना देखो 3 नंबर में आएगा, आपको 3 ठो भी लिख दोगे ना तो बहुत है। चलो पहले अंतर, एक ऐसे लिखोगे और फिर ऐसे। पहली लाइन में आप क्या करो कि इसकी परिभाषा ही लिख दो, इधर इसकी परिभाषा, इधर इसकी परिभाषा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा, आणविकता की परिभाषा क्या है, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। और कोटि की परिभाषा क्या है, वेग नियम के अनुसार सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग ही कोटि कहलाता है। चलो इसको लिख देते हैं, तो मैं लिख लेता हूं इसको। चलो भाई, तो ये हमारे पास मैंने लिख दिया है। अब मैंने एक बार बताया था कि जो कोटि होती है ये वैज्ञानिक निकाल के देते हैं, है ना। ये हमको नहीं पता होता है कि क्या होगा, बस हम लोग सामान्यतः जनरली एक केस निकाल लिए थे कि जो उसके आगे लिखा रहता है वही को हम लोग हाथ लिख देते हैं। बट अगर देखा जाए तो कोटि क्या है, एक प्रकार का वास्तविक नहीं होता है ना, मतलब कि ये सैद्धांतिक नहीं होता है, मतलब कि इसको जो है प्रायोगिक होता है ना। तो दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा आणविकता जो होती है वो सैद्धांतिक होती है, मतलब आणविकता का जो मान होता है वो सैद्धांतिक होता है, मगर तो इसका मान क्या होता है, ये प्रायोगिक मान होता है, प्रयोग से निकाला जाता है, ठीक है। चलो इसको भी लिख देता हूं मैं। तो चलो भाई ये हो गया। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, आणविकता की बात करें तो क्या कहीं पर -3 अणु संयोग कर सकते हैं, नहीं ना, या तो 2 अणु करेंगे या 3 अणु करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो कोटि का मान, अच्छा कोटि तो माइनस भी हो सकती है ना, तो ये माइनस हो सकती है परंतु ये माइनस नहीं हो सकती है, यानी कि इसका मान धनात्मक होता है, इसका मान 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। चलो लिखते हैं इसको। तो ये हो गया। अगर हम लोग बात करें आणविकता की, तो आणविकता में हम लोग बात क्या की कि अणुओं, जितने अणु संयोग करते हैं, भाग लेते हैं अभिक्रिया में, उसी को हम लोग आणविकता कहते हैं। मगर हो सकता है कि 2 अणु भाग लें, हो सकता है 3 अणु भाग लें, परंतु ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ऐसे 10 अणु भाग ले लें और अभिक्रिया कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हमने जो लिया था वहाँ पर 2 अणु भाग लिए थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी जो आणविकता होती है उसमें 3 से अधिक ये संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पर 3 से अधिक भी हो सकती है। चलो भाई इसको लिख लेते हैं। चलो भाई ये हो गया। अब एक और हम लिख देते हैं 5वां। अच्छा, इनमें से कोई 3 या कोई 4 आपको याद करना है, ठीक है, जो 4 आपको याद हो जाए वो लिख के आ जाना, ठीक है। इसमें 5वां बात करें तो हमने लिखा है ना, आणविकता प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, तो यानी कि ये जो है केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए हो रही है, यहाँ पर जटिल अभिक्रिया की बात नहीं हो रही है, यानी कि आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए सब परिभाषित है, परंतु कोटि प्राथमिक भी के लिए परिभाषित है और जटिल अभिक्रिया के लिए परिभाषित है, ठीक है। तो इसको भी लिख देता हूँ कि आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए होती है, और ये जो है ये प्राथमिक और जटिल दोनों के लिए होता है। चलो भैया, तो ये लिख दिया मैंने आणविकता और कोटि में अंतर। अब हमारे पास कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम पटाख से देखते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं। तो चलो भाई देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो यार अब हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जहाँ पर हम लोग कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स को देखने वाले हैं, और ये छोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं ये हो सकता है कि एग्जाम में आ भी जाए, हो सकता है एग्जाम में ना भी आए। जैसे कि अगर इस वाले टॉपिक की बात करूँ तो ये मैं कहूँगा कि पढ़ने लायक है ना। जो एकदम बेकार टॉपिक है वो तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, है ना।
तो ये टॉपिक जो है ये पढ़ने लायक है, आप लोग इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या फिर छद्म कोटि अभिक्रिया भी इसको लिख सकता है। एग्जाम में 2022 में आई थिंक ये आया हुआ है और उसके पहले भी एग्जाम में ये आया हुआ है, 2022 से पहले। चलो भाई देखते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया होता क्या है। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्या माना था? हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया से ये माना था कि अगर हमको कोई रेट लिखा हुआ है वेग नियम के अनुसार, अगर वेग लिखा हुआ है हमारे पास, तो वो हमारे पास इस तरह से लिखा होता था a टू द पावर x b टू द पावर y, और x और y को अगर हम लोग जोड़ देते थे तो हमारे पास कोटि आती थी। और यही कोटि अगर छद्म हो जाए, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो इसी को हम लोग कह देते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। चलो देखते हैं कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का फील क्या है। छद्म मतलब होता है धोखेधड़ी वाला, है ना, कि मतलब यहाँ पर लग रहा था कि एक होगा नहीं बट यहाँ पर एक है ना। चलो भाई, जैसे कि अरिजीत सिंह के गाने सुनने के बाद आपकी अगर गर्लफ्रेंड नहीं भी है तो भी आपको उदास हो जाते हो आप कि यार ब्रेकअप वाले लोगों का कैसा होता होगा। आप कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगता है कि आपका भी ब्रेकअप हो गया है ना, बट आपका सच में ब्रेकअप नहीं हुआ रहता है। उसी तरीके से छद्म कोटि अभिक्रिया है। छद्म कोटि अभिक्रिया का मतलब कि अगर मान लो एग्जाम्पल है, इसकी परिभाषा को तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ बस, परिभाषा बहुत ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन, तो हम लोग देखते हैं सुक्रोज C12H22O6 प्लस H2O, तो सुक्रोज के जल अपघटन हमको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये दोनों दिखने में सेम है मगर इसको कहते हैं ग्लूकोज, इसको कहते हैं फ्रक्टोज। अगर एग्जाम में आ जाता है लिखने के लिए तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, परंतु अगर एग्जाम में ये इसकी परिभाषा लिखने को आ जाती है तो आप ये लिख कर आ जाना, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर अगर हम लोग इसका वेग नियम के अनुसार इसका जो वेग है वो लिखें तो हम देखते हैं कि R इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, या फिर वेग हमारे पास आ जाता है K इंटू में C12H22O6 टू द पावर 1 इंटू H2O टू द पावर 1 नहीं, यहाँ पर 0 होगा, हालांकि इसके आगे तो 1 है बट छद्म में यही तो दिक्कत हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसकी कोटि क्या हो जाएगी 1 प्लस 0 यानी कि 1, तो यहाँ पर हमारे पास कोटि क्या हो गई 1, कोटि हमारे पास हो गई 1। अतः इसकी जो कोटि है वो 1 हो गई, मगर देखने में 1 लग नहीं रही थी, इसलिए हम इसको कह रहे हैं छद्म कोटि अभिक्रिया या फिर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, बाकी मैं कहूँगा कि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आर्हेनियस समीकरण। समीकरण के अंतर्गत हम लोग यही देखेंगे कि ये समीकरण बताता क्या है। समीकरण के अंतर्गत मैंने बताया था ना कि मतलब बराबर रहेगा, इधर कुछ रहेगा इधर कुछ रहेगा और इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने नर्स इक्वेशन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें बताया है। तो समीकरण यही है, ठीक है। चलो भाई, तो अब देखते हैं कि आर्हेनियस समीकरण क्या कहता है। आर्हेनियस समीकरण कहता है कि अगर हम जो वेग स्थिरांक, वेग नियम जब लिखते थे तो हम लिखते हैं ना K A टू द पावर, इस तरह के K जो है इसको लिखेंगे, ठीक है। K और तापमान, वेग स्थिरांक और तापमान के बीच में संबंध बताता है हमारा आर्हेनियस समीकरण। तो अब देखते हैं भैया इसका क्या है। तो K इज इक्वल टू, इसको रटा लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूर्व पूछ देगा एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। आर्हेनियस भैया आए थे, उन्होंने ये सूत्र दे दिया, हम लोग इस सूत्र को रट लेंगे। चलो भाई कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास A e टू द पावर माइनस का EA बाई RT। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पूछ सकता है MCQ, दिया रहेगा आर्हेनियस समीकरण निम्न में से कौन सा है, तो ये आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। A e टू द पावर माइनस का EA बाई RT। अब इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला है जो कि है log बेस 10 K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। तो आप कहोगे कि यार हमको याद ही नहीं होगा, आप क्या करोगे भाई, याद तो करना पड़ेगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और अगर आपको बस पास होने के लिए पढ़ना है तो मत पढ़ो इसको, कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो अगर आप केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप एवरेज मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो
तब फिर आपको इसको याद रखना पड़ेगा। बाकी मैं कहूँगा कि वो ज़रूरी नहीं है। इसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोग का आता है, यदि यहाँ पर T1 T2 हो तो अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर K क्या है, T क्या है, सब बस अभी 3 फॉर्मूला लिख तो दूँ पहले। तो अब हमारे पास आता है K1 अपॉन में K2। अगर K1 और K2 दो हो तो क्या होगा, तो लॉग बेस 10 K1 बाई K2 इज इक्वल टू ये बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। चलो भाई इसको ही बना देते हैं ऐसे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मेरे एग्जाम में आया था क्योंकि। चलो अब यहाँ K क्या है, वेग स्थिरांक। मैं सारा लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो भाई ये हुए हमारे पास K का मतलब, अच्छा यहाँ पर जो K है इसका मतलब वेग स्थिरांक, A का मतलब आरोहणीय स्थिरांक, E का मतलब तो कुछ नहीं है, E तो मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। EA जो है इसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। R का मतलब गैस नियतांक, जिसका मान है 8.314। इसको याद रखने का तरीका क्या है, 8.5 याद रखो, है ना। पाई का मतलब 3.14 होता है, दशमलव हटा देना और क्या, ठीक है। चलो मैंने ऐसे याद रखा था मतलब, चलो भाई ठीक है। टी का मतलब टेम्परेचर है, सबको पता है। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि हमारे पास K का मतलब है वेग स्थिरांक, A का मतलब है आरोहणीय स्थिरांक, EA का मतलब सक्रियण ऊर्जा, T का मतलब तापमान, R का मतलब गैस नियतांक। अब एक और टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है सक्रियण ऊर्जा, वो भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको भी लिखवा देता हूँ। इसका नाम है सक्रियण ऊर्जा। तो चलो भाई अब देखते हैं हम लोग सक्रियण ऊर्जा को। सक्रियण ऊर्जा को समझने के लिए मान लो कि हमारे स्कूल में 2 टीचर हैं और वो दोनों टीचर एक दूसरे से मतलब बहुत ही प्रेम करते हैं, ऐसा मान लो। और तुम लोग को क्या करना है कि उनमें झगड़ा लगवाना है। तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो तुम लोग को झगड़ा लगाने में क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा कि उनका जो है कि कुछ चुगली कर दो, कुछ और कर दो। मगर अगर मान लो कि वो दोनों टीचर में बहुत प्रेम नहीं है, एक बार उन लोगों में झगड़ा हो चुका है मगर अब उन लोगों में दोस्ती हो चुका है पुनः, है ना, मतलब कि उन लोग के बीच में जो संबंध है वो बहुत तगड़ा नहीं है। तो तुम लोग अगर जाकर कुछ कह दोगे ना कि सर जी ये आपको बोले हैं ना कि आप इंग्लिश वाली मैम के साथ ना पिकनिक पे गए थे, बस फिर वो गुस्सा हो जाएंगे सर जी, और उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो आराम से टूट जाएगा। तो सक्रियण ऊर्जा यही ऊर्जा है कि आप जिसके बीच में जो प्रेम था ज़्यादा था, तो आपको उन लोग को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, और जो पहले से झगड़े हुए हैं उन लोग को तोड़ने में आप लोग को बहुत ही कम ऊर्जा देना पड़ेगा। कम ही ऊर्जा देने पर हल्का सा बस चिंगारी लगाना है, कुछ चुगली करना है और वो दोनों अलग हो जाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं में भी जब हम लोग को अभिक्रिया करानी रहती है तो सक्रियण ऊर्जा जो है, सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। तो मैं फटाक से यहाँ पर लिख देता हूँ कि, तो चलो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। चलो भाई अब इससे रिलेटेड हम लोग 2-3 टर्म देखने वाले हैं, बस पढ़ के इस जो टॉपिक है इसका एंड करेंगे हम लोग। पहला टर्म ये देखेंगे कि अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर जो सक्रिय अणु हैं उनकी संख्या बढ़ती है, उसके कारण जो उत्पाद में बनने की जो दर है वो भी बढ़ने लगती है। जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा था कि सर जी जो मान लो महेश सर हैं, वो सर जी जो हैं दूसरे वाले सर जी चुगली करने गए थे, आप लोग तो चुगली कर दो कि सर जी इंग्लिश वाले मैम के साथ पिकनिक में नहीं गए थे, आप लोग चुगली कर दो ताप बढ़ाने के लिए, मान लो कह दो कि गए थे ओयो, और ताप बढ़ गया एकदम और जल्दी अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। आपने चुगली करके जो अभिक्रिया का वेग है वो और तेज बढ़ा दिया। एक और टर्म यहाँ पर है, दूसरी बात कि जब सक्रियण अणु टकराते हैं तो कुछ मध्यवर्ती बनता है, और इसको इस तरह समझ सकते हो कि अगर अभिक्रिया हम लोग देखते हैं ना कि मान लो ए और बी मिला रहे हैं, तुरंत सी नहीं बनेगा, पहले बन जाएगा, पहले थोड़ा सा करीब आएंगे ए और बी, फिर उसमें कुछ होगा उन दोनों में, फिर ना सी बनेगा जी। तो वही जो बीच में जो हो रहा है ना हल्का फुल्का, वही उसी को कहते हैं मध्यवर्ती। ठीक है, ऐसा मान लो, गलत मत समझना बस।
चलो यार, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जब सक्रिय अणु टकराते हैं ना तो मध्यवर्ती बनते हैं। चलो भाई, जब सक्रिय अणु टकराते हैं इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हमको पहले से ही पता है कि वो दो टीचर जो है ना उन्हें पहले से झगड़ा हुआ पड़ा है, तो हमको पहले से ही पता है कि सक्रियण ऊर्जा हम लोग की कम ही लगने वाली है, क्योंकि पहले से सब झगड़ने वाले हैं, है ना। हम लोग तन्नी सी भी ऊर्जा देंगे ना, वो घसघसा के सब जो है लगेंगे झगड़ा करने, है ना। अब प्रेम बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब कम ऊर्जा देने का मतलब क्या है, कम ऊर्जा देने का मतलब ही यही है कि वो दोनों में पहले झगड़ा हुआ पड़ा है ना। बस हल्का सा बस कुछ चिंगारी लगा दो कि वो किसी के साथ कहीं गए थे, वो जो है एकदम लगेंगे सब पुलिस थाना करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा सक्रियण ऊर्जा का टॉपिक हो गया। हमने जाना आर्यनीय समीकरण, हमने जाना सक्रियण ऊर्जा, और ये दोनों ही मैं कह सकता हूँ कि 50-50% आवश्यक है। मतलब कि ये पेज में आप इसको भी इम्पोर्टेंट ही लिखो, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। वैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सभी आ सकता है ना, सब में से कुछ भी मतलब आ सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखो। एंड सक्रियण ऊर्जा के बाद तो एक और छोटा टॉपिक बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। पिछली बार 2022 और 2017 में आया है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्या पता एग्जाम में टपक जाए। इसको मैं कहूँगा कि ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, स्टार है। चलो भाई, अब देखते हैं हम लोग तापी गुणांक को। तापी गुणांक कुछ मत बहुत याद मत रखो, बस एक अनुपात है 10 डिग्री पर वेग स्थिरांक और 10 डिग्री के अंतर पर वेग स्थिरांक का अनुपात है, ठीक है। 10 डिग्री के अंतर पर, 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात है इसका मान 2 से, सही से लिख दूं भाई, इसका जो मान है वो 2 से 3 के बीच होता है। इसका मान जो है 2 से 3 के बीच होता है, ठीक है। चलो भाई, इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। चलो भाई, अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। इसी के साथ हम लोग की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका एंड होता है। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और मैं कसम बताऊं तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो ना, तो मैं अगर सच बताऊं तो आप 90 तक भी ला सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हो तो पूरा फॉलो करते हो, जो सीरीज है बैक बेंचर सीरीज, उसको पूरा अगर कोई फॉलो कर लेता है तो मेरे हिसाब से वो 90-95 तक भी आ सकता है, क्योंकि बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप खुद सोचो ना कि जो एग्जाम में आने वाला है, सोचो आप वही पढ़ लो, बस आपका नंबर आ जाएगा, है ना। फालतू का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो भाई, शुरू करते हैं अपना, एंड करते हैं अपना आज का इस वीडियो को। एंड इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।